स्टूडेंट, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसमें सबसे पहले हम फ्रांस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस में आया था और इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके साथ हुई थी। क्योंकि बेटा फ्रांस एक ऐसा देश है यूरोप का जहाँ पे 1789 में 9th में पढ़ चुके हो, थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्रांति की थी। क्योंकि आपको पता है थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। फ्रांस में सारे टैक्स, टाइल और टाइद उन्हें ही पे करना होता था। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस में संपूर्ण भूभाग पर वहाँ के निरंकुश राजा लुई 16 का अधिकार था। और वहाँ पे फिर बाद में क्रांति के बाद कुछ बदलाव हुए, यानी फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया। लुई 16 को संविधान के अंडर काम करना पड़ा। फ्रांस की सत्ता निरंकुश राजा से निकलकर लोगों के हाथों में आ गई। अब बेटा अब ये क्वेश्चन है, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए। तो बेटा एक तो उन्होंने पितृभूमि जैसे विचार नागरिक, यानी फ्रांस में पहले भेदभाव वाले जैसे टाइटल होते थे बेटा, यानी मैदाम और मानसूर कहा जाता था अमीर लोगों को, लेकिन अब सबको नागरिक कहा जाएगा। अब कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और पितृभूमि जैसे विचार होंगे। उसके बाद सभी को समान अधिकार दिए गए। एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। जो पहले राजध्वज होता था लुई 16 के महल पर, उसको हटा दिया, उसकी जगह ले ली राष्ट्रीय झंडे ने। एस्टेट जनरल का चुनाव बेटा वो सक्रिय नागरिक करेंगे। सक्रिय निष्क्रिय मैंने बताया था आपको फ्रांस में कि सक्रिय नागरिक वो थे बेटा जिनके पास संपत्ति होती थी, अमीर लोग जिनको वोट डालने का अधिकार दिया गया था 25 साल के, तो वो उन्होंने किया। और नाम बदलकर जो एस्टेट जनरल थी वहाँ की राजनीतिक संस्था, उसका नाम नेशनल असेंबली हो गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना संविधान बना लिया था। अब नई नई स्तुतियाँ रची गई, जिन्होंने फ्रांस में क्रांति में योगदान दिया उनके लिए प्रशंसा गीत लिखे गए, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। तो सब कुछ एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी बेटा, जो पूरे फ्रांस में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और आयात निर्यात कर बेटा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगते थे फ्रांस में छोटे छोटे बॉर्डर क्रॉस करने में, वो सब समाप्त कर दिए। नाप तोल की एक जैसी प्रणाली शुरू हुई और फ्रेंच भाषा को लागू कर दिया गया। फ्रांस को राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो ये क्रांतिकारियों ने कदम उठाए बेटा। अब बेटा फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य, ये भी लक्ष्य था कि फ्रांस के साथ साथ अब यूरोप के लोगों को भी, यूरोप में जैसे जर्मन, इटली है बेटा, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे निरंकुश राजा थे, उनमें भी ये सब हटाना और वहाँ के लोगों को भी राष्ट्र में गठित करने में। तो आप देखते हो नेपोलियन मिडिल क्लास के जो लोग थे, जैकोबिन क्लब उन्होंने बनाने शुरू कर दिए गरीब लोगों ने, ठीक है। और फ्रेंच सेना जहाँ भी जाती थी, जैसे 1790 में हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, कई इलाकों में गई फ्रेंच सेना, क्योंकि उनका टारगेट था कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद लाना। आप बता देती हूँ बेटा, नेपोलियन का नियंत्रण आ चुका था। 1804 में आपने देखा कि नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। पूरे विशाल क्षेत्र पर उसका कब्जा हो चुका था। उसने कई सुधार किए बेटा फ्रांस में। उसने वैसे तो जैसे वो डायरेक्टरी का मेंबर बना बेटा तब भी किए थे उसने, लेकिन राजा बनने के बाद उसने जो भी सुधार किए वो हम देखते हैं क्या क्या सुधार किए। आपका बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन बनता है नेपोलियन कोड। तो बेटा नेपोलियन ने जो है एक नेपोलियन कोड शुरू किया 1804 में, नागरिक संहिता कहा जाता है। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून की नज़र में सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। सबको संपत्ति, यानी हर व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, अब कोई उसकी संपत्ति नहीं छीन सकता। फ्रांसीसी नियंत्रण के जितने भी अधीन क्षेत्र थे वहाँ पर लागू किए गए थे बेटा। फिर डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने कोई प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, यानी कुछ ही लोग ज़मीन के मालिक होते थे। किसानों को उनकी ज़मीनों पर सामंती व्यवस्था भी ख़त्म कर दी। किसानों को दास्ता से मुक्त करवाया। जागीरदारी शुल्क उनसे काफ़ी लगान लिया जाता था, वो भी हटा दिए। श्रेणी संघ, व्यापारियों के कुछ शुल्क संघ होते थे बेटा कारीगरों के शहरों में, वो काफ़ी इंटरफेयर करती थी, उनके नियंत्रण को भी हटा दिया उसने। यातायात के साधनों को सुधारा, संचार साधनों को सुधारा। किसान, कारीगर, मजदूर, उद्योगपतियों को ये जो नई नई आज़ादी मिली थी नेपोलियन की सुधार, उनको काफ़ी अच्छी लगी बेटा। लेकिन बेटा कुछ समय बाद आप देखते हो कि मिली जुली प्रतिक्रियाएँ थी। शुरुआत में तो लोगों ने नेपोलियन का वेलकम किया बेटा, जहाँ भी गया वो काफ़ी, लेकिन देखते हो कुछ लोग समय बाद लोग नेपोलियन के खिलाफ हो गए। जैसे क्या रीज़न थे बेटा नेपोलियन के प्रति? एक तो नेपोलियन ने अच्छे काम किए तो कुछ बुरे भी किए बेटा। एक तो उसने लोगों पे कर बढ़ा दिए, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने थे। सेंसरशिप के नियम बना दिए, यानी लिखित सामग्री, न्यूज़पेपर, मीडिया, अखबार जो भी छपेगा वो उसकी परमिशन के वो जो कहेगा वही छपेगा। यूरोप को जीतने के लिए सेना चाहिए थी, लोगों को जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो ये नेपोलियन के 3 काम ध्यान रखना बच्चों जो उसने किए, जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर भी हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया बेटा। आपको बता देती हूँ
कि आज आप जो देखते हो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड पूरे वो तब राष्ट्र नहीं थे, वो कई राजशाहियों में बटे हुए थे, डचों में, कैंटनों में अलग अलग राजा रूल करते थे कई। तो कहीं पर मध्य यूरोप में तो निरंकुश राजाओं के अधीन थे लोग, अलग अलग तरह के लोग थे, और वो एक सामूहिक पहचान नहीं थी बेटा। यानी उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोग अपने आप को अलग मानते थे, दक्षिण हिस्से में ऐसे बटे हुए थे सारे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर जो है हब्सबर्ग साम्राज्य रूल करता था, वो भी कई समूह में बटा हुआ था। बोहेमिया था, वो भी कुलीनबर्ग में कुछ अलग अलग भाषाएं लोग बोलते थे, कोई हंगरी में म्यांमार बोलते थे, इतावली भाषा के लोग बोल भी थे। मतलब इनकी सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को अलग मानते थे बेटा। ये इनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। और जब तक यूनिटी नहीं होगी, भाईचारे की भावना नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो राष्ट्रवाद नहीं आएगा। अब भारत में देख लो बेटा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग धर्मों के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, फिर भी वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो वो कमी यूरोप में थी बच्चों। तो सबसे पहले आप देखते हो कुलीन वर्ग एक नया मध्यम वर्ग आया बेटा। सामाजिक ये जमीन के मालिक थे बेटा कुलीन वर्ग। यूरोप वहाँ सबसे प्रभावशाली वर्ग था, ये सबसे ताकतवर था, एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। और आप देखते हो उनके पास जायदाद भी बहुत ज़्यादा होती थी, शहरों में हवेलियाँ ऊँची ऊँची होती थी, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। और इनके परिवारों के बीच अवैवाहिक बंधन, यानी एक कुलीन वर्ग अपने बच्चे की शादी कुलीन परिवार में ही करेगा। संख्या में छोटा था बेटा ये, ज़्यादातर कृषक थे। और आप देखते हो पश्चिमी ज़मीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे। तो ये आप कुलीनों के बारे में। फिर बेटा ये कुलीन थे, यही पैसा कमा कर उद्योगपति बन गए, व्यापार में इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। और उसके बाद एक नया वर्ग आया, वो था उद्योगपति, बिजनेस वर्ग। और फिर उन्होंने भी क्या किया, एक नया समूह आया, वो था बेटा जो उनकी सेवा करते थे मजदूर। अब बेटा राष्ट्रवाद, उदारवादियों के राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवाद आपका आता है तो ये लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून की नज़र में बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद बेटा ये एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सहमति से बने, निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे बेटा, जिसे जनता पसंद करे ऐसी सरकार चाहते थे। ये बेटा पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति करना चाहते थे। ये संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में था, यानी सरकार ऐसी हो, जनता चुने, संसद भी हो, संसद संविधान भी हो, तो उसके अंडर में काम करे, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले। निजी संपत्ति के फेवर में थे बेटा ये, कानून के नज़र में बराबरी भी चाहते थे। बस एक चीज़ गलत थी कि सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था, ठीक है। ये चाहते थे कि मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान अमीर लोगों को ही मिले, जो गरीब हैं और जो महिलाएं हैं उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। तो वो तो जैकोबिन क्लब के रूप में आप देख ही रहे हो, गरीब लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया तो कैसे वेस्ट पुरुषों को मताधिकार प्राप्त करवाया। तो ये आप देखते हो। नेपोलियन आया, फिर उसने वापस वही पुनः सीमित मताधिकार। नेपोलियन ने भी अमीर लोगों को दे दिया वोट डालने का अधिकार। महिलाओं को उसने फिर अवैध का दर्जा देते हुए उन्हें कहा कि वो पिता और पति के अंडर रह के काम करें, उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद थे बेटा, ये बाजारों की मुक्ति चाहते थे, चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर लगाए गए कर को ख़त्म करना चाहते थे। इनकी ये मांग थी कि जर्मन भाषी इलाकों में, जैसे कि आप देखते हो कि वहाँ पे बेटा बहुत कि 29 राज्यों का एक महासंघ इसने बनाया था। हब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाने वाले व्यापारी को 11 बार शुल्क पे करना होता था, तो उससे व्यापारी को काफ़ी दिक्कत होती थी बेटा कि चीज़ों के रेट कैसे फिक्स किए जाए। और कर भी बेटा किसी चीज़ का तो आकार देखकर लगता था, किसी का वजन देखकर लगता था, तो हिसाब लगाने में समय लगता था। कपड़े को मापने का पैमाना एले होता था, जैसे मीटर सेंटीमीटर में नापते वहाँ पे एले होता था, और जगह के साथ वो एले घटता बढ़ता रहता था, यानी नाप तोल की एक जैसी प्रणाली नहीं थी। तो इसको एकीकृत आर्थिक विकास के निर्माण में एक कदम उठाया गया बेटा, जोल वेराइंगे। ध्यान रखना कि इस प्रकार के जो व्यापारिक बाधाओं को रोकने के लिए, नाप तोल की एक जैसी प्रणाली लागू करने के लिए, बेवजह के टैक्स हटाने के लिए जोल वेराइन संघ बनाया गया। शुल्क संघ था ये, कस्टम यूनियन था, 1834 में बना था, प्रशा की पहल पे बना था। इसमें क्या गया, जर्मन राज्य सभी शामिल हुए, जितने भी शुल्क अवरोध थे, टैक्स बैरियर थे, उनको समाप्त कर दिया। करेंसी थी वो भी 30 तरह की थी, वो भी 2 कर दी बेटा, 30 हटा दी। रेलवे का विकास किया गया, गतिशीलता बढ़ाई गई, आर्थिक तो उद्योग। तो इस प्रकार से ये कि जो वेराइन संघ आर्थिक विकास के लिए बना था। फिर बेटा आप देखो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। आपको बता दें नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार बेटा, वो नेपोलियन की हार हो चुकी थी वाटरलू के युद्ध में, और रूढ़िवादी लोग ये मानते थे कि वापस राजतंत्र आ जाए, चर्च आ जाए, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, नहीं पुराना सिस्टम वापस आ जाए। तो नेपोलियन जो जो सुधार किए थे वो परिवर्तन से जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा, यानी थोड़े बहुत चेंजेस उसमें लाने होंगे, ऐसा नहीं कि जैसा है वैसा रहेगा तो फिर क्रांति हो जाएगी। तो आपको बताती हूँ 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने वाटरलू में नेपोलियन को हराया था, इन्होंने इनके प्रतिनिधि बेटा एक वियना में मिले, वियना सम्मेलन हुआ, इसके मेज़बानी की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैग्नेटिक ने।
1815 में इसके उद्देश्य सुनो क्या थे बेटा। एक तो वो सारे बदलाव खत्म कर दिए जो नेपोलियन ने किए थे। बुर्बो वंश को सत्ता में फिर से बहाल किया गया, वापस आ गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि फ्रांस भविष्य में विस्तार न कर सके। जैसे नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, बेल्जियम भी शामिल कर दिया गया, दक्षिण में पिडमांट को जोड़ा गया। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर दे दिए, फ्रांस की पश्चिमी सीमाएं प्रशा को दे दी। तो लेकिन नेपोलियन जो 39 राज्यों को संघ बनाया था बेटा, वो वैसे ही रहा, उसको नहीं चेंज किया। पूर्व में रूस को जो है रूस को पोलैंड दे दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का भी हिस्सा दिया गया। यानी ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया सबको कुछ ना कुछ हिस्सा फ्रांस का दिया गया। यानी वापस उन राजतंत्रों को लाना था इसका उद्देश्य, जिसे नेपोलियन हटा दिया। यानी बुर्बो वंश वापस आ गया, निरंकुश राजतंत्र वापस आ गया। अब ये जो रूढ़िवादी सरकार वापस आई थी बेटा वियना सम्मेलन के बाद, वो कैसी थी? वो निरंकुश थी बेटा। वो आलोचना नहीं सहन कर सकती थी, कोई असहमति सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने उन सभी गतिविधियों को दबा दिया बेटा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। सेंसरशिप के नियम बना दिए, अखबार पर, नाटक, गीतों में बातों पर नियंत्रण लगा दिया। यानी जो सरकार चाहेगी वही, यानी स्वतंत्रता मुक्ति के विचार जो झलकते थे पहले, वो वापस ख़त्म कर दिए गए। तो अब लोगों का एक ही मुद्दा बन चुका था कि प्रेस की आज़ादी चाहिए। यानी यूरोप में देखते हो रूढ़िवादी सरकार वापस आ चुकी थी बच्चों, वही निरंकुश राजतंत्र वापस आ चुका था। नेपोलियन ने फिर भी राजा जरूर था बेटा, लेकिन काफ़ी सुधार किए थे। लेकिन नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया ये चारों देश रूढ़िवादी सरकार के फेवर में थे, निरंकुश राज के फेवर में थे। तो इन्होंने वापस वही सरकार इस्टेब्लिश कर दी। तो बच्चों ये आपके मैंने 2.3 तक कंप्लीट करवा दिया। और 2.4 देखते बेटा क्रांतिकारी। जब रूढ़िवादी सरकार आ चुकी थी तो अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बेटा अपने आप को भूमिगत कर दिया। वो वापस इनको हटाना चाहते थे, वापस राष्ट्रवाद लाना चाहते थे। इन्होंने कई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, अपने विचारों का प्रसार करना शुरू कर दिया। यानी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया जो वियना के बाद बनी थी। ये इन्होंने अपनी आज़ादी और मुक्ति के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनमें से एक नाम आता है जूसेपे मैज़नी। ये इटली का क्रांतिकारी था बेटा, 1807 में जन्म हुआ था इसका। इसने कार्बोनारी गुप्त संगठन, गुप्त क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि इनको खुलेआम काम करने की परमिशन नहीं थी, चोरी छिपे काम करते थे। 24 साल की एज में लिगोरिया में क्रांति की थी, जिसके लिए उसको देश निकाला दिया गया था। इसे 2 संगठन बनाए बेटे, यंग इटली और यंग यूरोप। तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन के समान विचार रखने वाले लड़के इसे ग्रुप के मेंबर होते थे। यानी जो रूढ़िवादी सरकारों के खिलाफ थे, जो निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे, क्रांति लाना चाहते थे, राष्ट्रवाद लाना चाहते थे। मेज़नी ने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। और इटली छोटे छोटे राज्यों में नहीं बटा रह सकता, उसको जोड़कर एक राष्ट्र बनाना होगा और वह गणतंत्र बनाना होगा। यानी रिपब्लिक आएगा, जनता अपने शासक को चुनेगी और एकीकृत होगा, अलग अलग वंश वहाँ पे रूल नहीं करेंगे और तभी मुक्ति आ सकती है। तो जब ये मॉडल इसने दिया तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी ऐसा ही मॉडल लाने के लिए कुछ संगठन बनने लगे। सभी ने राजतंत्र का। तो मैटरनिक ने एक बात कही थी बच्चों कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है ये, क्योंकि वो बाकी देशों के लोग भी उससे मोटिवेट हो रहे थे। और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पर ऑस्ट्रिया तो रूढ़िवाद के फेवर में है बेटा, तो ये इसने खतरनाक दुश्मन बताया था इसको। तो बेटा यूनिट 2 तक आपका हो चुका है, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से करना इसको, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ साथ बन जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स।